हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीडीपी का जो दूसरा चैप्टर है हमारा बाल विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था, बहुत सारे सिद्धांत थे। सीडी बाल विकास के सिद्धांत में, चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको बहुत सारे सिद्धांत पढ़ने को मिलता है, लेकिन आपके सीटेट में मेनली जो पूछा जाता है वो 9 से 10 सिद्धांत के बारे में ही मेनली पूछा जाता है। तो हम लोग मेन उन्हीं सिद्धांतों को पढ़ेंगे। और इसमें जो 9 सिद्धांत है, 9 से 10 सिद्धांत है, उसमें आपके सारे जो चाइल्ड डेवलपमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। तो यही मेन है जिससे आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4 सिद्धांत के ऊपर पढ़ा था। वो 4 हमारा प्रिंसिपल कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमारा था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था। फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत पढ़ा। फिर हमारा दिशा का सिद्धांत कंप्लीट हुआ और सामान्य से विशिष्ट की ओर जो चलती है सिद्धांत, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब जो आज के इस वीडियो में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो चार चार से 5 सिद्धांत के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होगा। फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी के जो भी प्रिंसिपल है उसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है हमारा पूर्वानुमान का सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये होता है कि हम बालक के जो वृद्धि और विकास होता है, एक बालक में जो वृद्धि विकास होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, उसकी जो स्पीड होती है, विकास की जो स्पीड है या दर है, उसको देखते हुए हम लोग उसकी दिशा के बारे में अनुमान लगा लेते हैं कि बच्चे का विकास किस हद तक होगा। उसके बारे में प्रेडिक्ट किया जाता है। ये कुछ हद तक किया जाता है, टोटल नहीं किया जाता है। पूरी तरह से हम लोग किसी भी चीज का के बारे में नहीं बता सकते, बस एक अनुमान लगाया जाता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है पूर्वानुमान का सिद्धांत, कि बच्चे के विकास की गति को देख के उसके आगे के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसमें अगर हम देखें कि अगर बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में उनका इंटरेस्ट ज्यादा है, तो हम लोग कहते हैं कि ये बच्चे फिजिकली, जैसे आपका स्पोर्ट्स होगा, एथलीट होगा, उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। सेम उसी तरह से अगर हम देखें कि कोई बच्चा अगर डिबेट अच्छा कर रहा है, उसमें लेक्चर देने की एबिलिटी ज्यादा है, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि ये आगे चल के अच्छा स्पीकर बन सकता है, अच्छा लीडर बन सकता है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो हमारा अनुमान कहलाता है, पूर्वानुमान कहलाता है। ये केवल हमारा फिजिकल डेवलपमेंट में ही नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ हम लोग फिजिकल में ही नहीं, इसके अलावा हम मेंटल में भी ये चीज देख सकते हैं, सोशल में भी देख सकते हैं। ये सारे डेवलपमेंट में हम लोग आगे के लिए उसका अनुमान लगा सकते हैं, उनके स्पीड को देख के, विकास की गति क्या है उसको देखते हुए हम आगे अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे का ग्रोथ किस हद तक होगा, वो कितना आगे बढ़ सकता है, ये चीज देख सकते हैं। तो अब अगला जो हमारा सिद्धांत आता है वो है हमारा एकीकरण का सिद्धांत, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस कहते हैं। एकीकरण के सिद्धांत में क्या होता है कि विकास की जो प्रक्रिया है वो एकीकरण के सिद्धांत का ही अनुसरण करती है। इसमें पहले क्या होता है कि जो भी बालक होते हैं वो अपने पूरे संपूर्ण अंग का, पूरे होल बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या होता है कि वो अपने स्पेसिफिक पार्ट पे कंट्रोल करना सीखते हैं। इसमें मेनली देखा जाता है जो क्रियाएं होती है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ होती है, जनरल तो स्पेसिफिक होते हैं। जनरल में क्या होता है कि बच्चे पहले साधारण सरल चीजों को करना स्टार्ट करता है, फिर उस चीज में उस चीज में विशिष्टता हासिल करता है। इस प्रोसेस में अगर हम एग्जांपल लेके देखें तो होता क्या है कि अगर एक बच्चा वन एक टाइम पे अगर एक बच्चा साइकिल चलाना स्टार्ट करे, अगर वो साइकिल चला रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसके बॉडी का बहुत सारा पार्ट वर्क करता है और जिस पे वो नियंत्रण करता है, एकीकरण, उस सारे पार्ट को एकीकृत करता है। जैसे एक टाइम पे अगर अगर कोई बच्चा साइकिल चला रहा है तो उसका
बहुत सारे एक्टिविटी वर्क करेंगे, जैसे उसके ग्रॉस मोटर में आपका उसका लेग काम कर रहा है, बॉडी का बड़ा पार्ट यूज में आ रहा है जिससे वो पैडल मार रहा है, हैंड का यूज हो रहा है, फिंगर्स का यूज हो रहा है, फिंगर से वो हैंडल को पकड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है, हमारा फाइन मोटर्स भी इस्तेमाल में आ रहा है। फिर हमारा कंसंट्रेशन काम कर रहा है क्योंकि हम आगे देख रहे हैं, बाकी चीजों को समझ रहे हैं। तो इसमें हमारा मेंटल प्रोसेस भी काम में आ रहा है। तो एक टाइम पे बच्चे क्या है, अपने होल बॉडी पे एकीकरण करना सीख रहा है, उसको एक जगह पे समाहित कर रहा है, एक जगह पे ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है वो हमारा कराता है एकीकरण का सिद्धांत, कि अब बच्चे क्या है कि अपने एक स्पेसिफिक मतलब सारे बॉडी पार्ट पे कंट्रोल करना सीख रहा है। स्टार्टिंग में अगर बच्चे 6 मंथ का है या 1 मंथ का है, तो उसमें क्या देखा जाता है कि वो अपने होल बॉडी का इस्तेमाल करता है, चाहे उसे भूख लगी हो, चाहे उसे रोना आ रहा हो, या कोई भी काम के लिए वो क्या है, अपने होल बॉडी का, संपूर्ण भाग का इस्तेमाल करता है। तो उसके बाद क्या है, धीरे धीरे उस चीजों को करने के लिए वो स्पेसिफिक पार्ट पे कंट्रोल भी करना सीख लेता है, कि अगर हमें भूख लगी है तो वो खाना खाएगा, अपने हैंड का यूज करेगा, अपने माउथ का यूज करेगा। अगर उसे लिखना है तो हैंड का यूज करेगा। इस तरह से चलना है तो वो चलना स्टार्ट करता है। रोने में वो सिर्फ अपने आईज का, इस तरह से इस पे जिस का पार्ट का जो यूज होता है वो करना धीरे धीरे सीख लेता है। तो ये हमारा एकीकरण कहलाता है, कि अब हम अपनी चीजों पर एकीकरण करना सीख रहे हैं। अगला जो हमारा सिद्धांत आता है वो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत आता है, जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है। तो इसमें मेनली हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होता है, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाए, चाहे वो मानव जाति में देखे या अन्य प्रजाति में भी देखे, तो कोई भी दो आदमी या दो जानवर हो, चाहे दो कोई भी प्रजाति हो, वो सिमिलर नहीं हो सकता। दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं, चाहे वो सेम एज ग्रुप का हो, चाहे सेम एनवायरनमेंट में हो। अगर सेम एनवायरनमेंट दिया जाएगा तो वहां पे उसका हेरिडिटी इफेक्ट करेगा, कि वो दो बच्चे एक जैसे नहीं होंगे। तो प्रत्येक मानव का विकास अपना स्वयं का स्वरूप होता है, प्रत्येक मानव के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। इसी के कारण से एक ही उम्र के दो बालक शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक आदि सभी विकासों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो चाहे एक सिर्फ हम फिजिकल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर फिजिकल होगा, मेंटल होगा, सोशल, इमोशनल, सारे डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो एक बालक दूसरे बालक से मैच नहीं करता है। तो इसके लिए मेन जो कारण होता है, जो कि एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है, कि बालक के विकास में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, वो किस वजह से होती है, किस कारण से होती है। तो उसका मेन जो कारण है वो दो है, एक तो आपका हेरिडिटी, दूसरा आपका एनवायरनमेंट। ये दो कारण जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको इफेक्ट करता है, उससे प्रभावित करता है। तो ये इन दोनों के पारस्परिकता पर निर्भर करता है हमारा क्या, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन दोनों की वजह से ही होता है। अगर हम सेम माहौल, इसमें अगर हम समावेशी शिक्षा का एग्जाम्पल ले, जो हमारा इंक्लूसिव लर्निंग है, उसमें कहा जाता है कि जो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, अलग अलग विभिन्नताओं, बहुत सारी विभिन्नताओं वाले बच्चे को एक साथ पढ़ाने की बात कही जाती है, जिसमें ये टीचर के लिए एक चुनौती होता है, एक उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है, कि वो इंडिविजुअल इंक्लूसिव लर्निंग के में क्या होता है, समावेशी शिक्षा में क्या होता है, कि एक टीचर अलग अलग विभिन्नताओं वाले बच्चे को, चाहे वो फिजिकली चैलेंज बच्चे हो या मेंटली हो या किसी भी तरह से हो, उसको एक साथ पढ़ाया जाता है। इसमें एक टीचर के लिए क्या होता है, कि वो अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करके, सिमिलर पैटर्न या सिमिलर इंस्ट्रक्शन यूज न करके, एक समान इंस्ट्रक्शन को यूज नहीं करते हैं, वो अलग अलग इंस्ट्रक्शन, अलग अलग तरीके का यूज इस्तेमाल करते हुए ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बच्चे वाले जो हमारे समावेशी शिक्षा कक्षा होते हैं उसको पढ़ाते हैं। तो इसमें मेन कारण ये देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग विभिन्नताओं वाले होते हैं,
हर बच्चे का जो अपना मेंटल लेवल होगा, चाहे वो आईक्यू होगा, सबका अलग अलग होगा, सबका अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। आईक्यू लेवल हो जाएगा, मेंटल लेवल, फिजिकल, ये सभी का अलग अलग होता है। ये एक दूसरे से मैच नहीं करता है। इसके कारण एक टीचर को अलग अलग तरीके के बच्चे के लिए, अलग अलग परिवेश के बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मेन जो डिफरेंस का ये होता है, कारण होता है, वो हमारा अनुवांशिक होता है। अगर एक ही क्लासरूम में सेम टॉपिक अगर पढ़ाया जाए, फिर भी बच्चे में समझने की जो क्षमता होती है, उनका जो इंटरेस्ट होता है, उनका जो मोटिवेशन होता है, वो अलग अलग होता है। क्षमता जो है उनका अलग अलग होता है। इस आधार पे हम लोग देखते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। अगला जो हमारा प्रिंसिपल आता है वो है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट के बारे में। इसमें क्या होता है कि कहा जाता है कि जो वर्तुलाकार होता है या रेखीय प्रगति की बात कहा जाता है, तो रेखीय का मतलब क्या होता है, जो पैरेलल होता है, जो सीधे एक सीधी रेखा में चलता है। तो विकास हमारा क्या है, वो सीधी रेखा में नहीं चलती है। विकास हमेशा वर्तुलाकार मतलब स्पाइरल होता है। अगर आप स्पाइरल वाली बुक को देखो या कॉपी को देखो, तो उसमें क्या होता है कि ग्रोथ अगर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो कभी जो हमारा डेवलपमेंट है, कभी वो बढ़ेगा, फिर कभी घट सकता है, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, इस तरह से वो चलता है। वो कभी भी एक लाइन में नहीं चलता है कि अब विकास की प्रक्रिया शुरू हुई है तो एक समान चलती रहेगी, कि एक साल में बच्चे इतना ही सीख पाएंगे, एक साल में बच्चे इतना ही दौड़ पाएंगे। इसका कोई फिक्स रेट नहीं होता है। हाँ, उसका क्रम निश्चित होता है। विकास का जो है क्रम, वो निश्चित होता है कि बच्चे शुरुआत में बैठना सीखेंगे, फिर खड़ा होना सीखेंगे, फिर चलना, फिर दौड़ना। लेकिन उसका जो दर है, उसकी जो गति है, वो अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चे जो, मान लीजिए अगर बच्चे जो एक साल में कर रहे हैं, वो 5 साल में नहीं करेंगे, जो 5 साल में कर पा रहे हैं वो 10 साल में नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोग चेंजेस देखते हैं कि आज अगर वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है अगले कुछ टाइम में उसका फिजिकल ग्रोथ रुक जाए, वो उसका मेंटल ग्रोथ रुक जाए। तो फिर वो कहाँ है, तो स्पाइरल में फिर वो नीचे की तरफ चला आता है। फिर वो अगले अगले साल में वो उसका मेंटल प्रोसेस बढ़ जाता है, वो फिजिकल डेवलपमेंट उसके ज्यादा होने लगता है। तो इस तरह से वो एक लाइन में चलने वाली, एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रोसेस नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कभी भी जो विकास है वो कभी भी रेखीय नहीं होती है। इसका मतलब है कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती है, कभी गति धीमी हो सकती है, कभी तेज हो सकती है। तो ये हमारा आत्मा था प्रिंसिपल। अब लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। या इसमें क्या होता है कि जो जो हमारा विकास के सिद्धांत है, जो जितने भी विकास है हमारे, जो हम बोलते हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, जो मेन हमारे 4 डेवलपमेंट है, ये चारों डेवलपमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इनका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो विकास के सभी आयाम, जैसे हमारा फिजिकल, सोशल, मेंटल, सोशल, संवेगिक, ये जितने भी इमोशनल डेवलपमेंट है, ये दोनों सब क्या है, आपस में एक दूसरे से संबंधित है। इसमें से किसी भी आयाम, किसी भी एक पार्ट पर, किसी भी एक जो हमारा विकास का क्रम है, विकास का पार्ट है, उसमें अगर एक में अगर चेंज आएगा, तो उसका विकास का अन्य आयामों पर भी असर होगा, विकास को भी वो प्रभावित करेगा। अगर एक बच्चा फिजिकली कमजोर हो जाता है, तो वो मेंटली भी चीजों को नहीं सीख पाता है। अगर एक बच्चा जो स्कूल जाने वाला बच्चा है, अगर वो 2 दिन बीमार हो जाएगा, तो अगर वो जो
स्कूल में जाएगा, जो भी चीज सिखाए जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसमें पीछे हो जाता है। एक बीमार बच्चे का जो मेंटल जो स्पीड होता है, जो उसका सीखने की क्षमता होता है, वो भी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। जब बच्चे स्वस्थ होते हैं तभी वो चीजों को सीख पाते हैं, कर पाते हैं। अगर बच्चे बीमार है तो वो सोशली भी इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो इमोशनली भी कमजोर होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एक पार्ट अगर कमजोर है तो उसका अलग जो हमारा शारीरिक आयाम है उस पे भी उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं क्या है कि जो भी हमारा विकास के आयाम है, जो भी प्रकार है, वो सब क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा जो टॉपिक है, ये हमारा सारा प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें आप मेनली देखेंगे तो डायरेक्शन का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल और डायरेक्शन, उसमें 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और आगे आप हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी सारे जो भी प्रिंसिपल है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्योंकि ये जो अगला हमारा टॉपिक आता है वो क्वेश्चन से रिलेटेड है। जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें आपके सारे जो प्रिंसिपल हैं वो सभी आ जाएंगे। तो अब एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो कहा जाता है कि अर्धोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से, जो अर्धोगामी सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किस उदाहरण को दर्शाया गया है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि अर्धोगामी सिद्धांत कौन से सिद्धांत को कहा जाता है, क्योंकि इसका आपको इंग्लिश टर्म भी याद रखना होगा, क्योंकि हर बार इसके नाम भी बहुत सारे टाइम में चेंज हो जाते हैं। जो अर्धोगामी का मतलब होता है प्रॉक्सिमो डिजिटल। इसका इंग्लिश में नाम है प्रॉक्सिमो डिजिटल। जो हम लोग दिशा का सिद्धांत पढ़े थे वहां पे एक टर्म प्रॉक्सिमो डिजिटल आया था, दूसरा सेफेलोकॉर्डल आया था। तो अर्धोगामी का मतलब होता है प्रॉक्सिमो डिजिटल। इस सिद्धांत में हम लोग क्या देखते हैं मेनली कि जो विकास की दिशा होती है, विकास की दिशा क्या होती है, विकास की दिशा आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल है। सेफेलो मीन्स, सेफेलो मेन सर से रिलेटेड होता है, हेड से रिलेटेड होता है, लेकिन प्रॉक्सिमो डिस्टल में हम लोग क्या कहते हैं, अर्धोगामी मीन्स सेंटर टू बाहर की तरफ जाता है। मीन्स यहाँ जो डेवलपमेंट होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है। और सेफेलोकॉर्डल में हम लोग देखते हैं हेड टू टो होता है, हेड टू, इस तरह से हमारा डेवलपमेंट होता है सेफेलोकॉर्डल में। इसमें हमारा विकास केंद्र से बाह्य की तरफ होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारी बॉडी में जो हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं, जो बैक साइड में जो हमारा बैकबोन होता है, वहां से हमारा जो डेवलपमेंट का स्टार्ट होता है और वो हमारे हाथ पैर की तरफ उसका विकास होते चला जाता है। लेकिन अगर सेफेलोकॉर्डल की बात करें तो हेड टू टो होता है। तो इसमें हम लोगों को देखना है कि ये किसका उदाहरण, किस उदाहरण को दर्शाता है। इसमें सारे उदाहरण दिए गए हैं, एक एक करके देखते हैं। तो पहला कहता है कि शिशु अपनी बाहों के प्रयोग से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। जो हमारा हैंड होता है वो हेड के नीचे होता है। तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कहता है कि पहले दृष्टि मीन्स आईज का पहले डेवलपमेंट होगा, उसके बाद हमारे जो हैंड होते हैं उसका डेवलपमेंट होगा। तो ये पॉइंट रॉन्ग है। अगला हम देखते हैं कि शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। संज्ञानात्मक क्षमता का विकसित होने का मतलब होता है कि आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो आपका हेड, अगर आपका ग्रोथ हेड टू टो होगा तो उसमें सबसे पहले आपका हेड का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद ही आप सर का डेवलपमेंट होने के बाद ही आपके पैर और टो की तरफ हम लोग का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी गलत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि शिशु बुदबुदाने से पहले किलकिलाना सीखता है। मीन्स ये दोनों जो है, ये तो दोनों एक ही टाइप
से कह सकते हैं कि जिसमें दोनों में भाषा का विकास कहा जाता है, मीन्स हमारे जो वोकल है उसके बारे में बात कही जा रही है। तो ये पॉइंट भी सही नहीं है। यहाँ हमारा सेंटर टू बाहर की तरफ जा रहा है, केंद्र से बाहर की तरफ डेवलपमेंट हो रहा है। मीन्स फोर्थ पॉइंट कहता है कि शिशु पहले अपने धड़, मीन्स जो बीच का पार्ट होता है, नेक टू आपका कमर का जो पार्ट होता है बीच का, उसकी बात कही जाती है। अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैरों को हिलाना सीखते हैं। मीन्स सेंटर जो हमारे ये बॉडी हुआ, इसमें जो सेंटर का पार्ट हुआ, ये नेक से लेके कमर तक के पार्ट, वहां पे पहले विकास हुआ है, फिर आपके हैंड की तरफ हो रहा है, फिर आपके लेग की तरफ हो रहा है। तो ये हमारा क्या कह रहा है, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात कह रहा है, अर्धोगामी सिद्धांत की बात कर रहा है। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो विकास है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। यहाँ फिर जो वर्ड आता है शीर्षगामी, शीर्ष से आपको बहुत हद तक समझ में आ गई होगी, लेकिन हिंदी का जो टर्म रहता है बहुत बार चेंज भी हो जाता है, जिससे आप अनुमान नहीं लगा पाते। इसलिए जो इंग्लिश का टर्म होगा उसको आप ध्यान में रखेंगे। शीर्षगामी सिद्धांत को हम लोग सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। इसमें क्या है कि अभी बताया है कि इसमें हेड टू टो, मीन्स हेड से आपका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और टो की तरफ आता है, सर से पांव की तरफ आते हैं विकास। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा एग्जाम्पल जो है वो सूट कर रहा है। पहला जो है वो आपका कहता है कि विकास पैर से सिर की ओर होता है। ये पॉइंट तो उल्टा हो जा रहा है, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ नहीं, हेड टू टो होता है। तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये पॉइंट करेक्ट है। अगला देख लेते हैं, विकास केंद्र से छोरों की तरफ जाता है, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात कर रहा है, तो ये भी गलत है। फोर्थ पॉइंट कहता है जो एंड है हमारा हाथ का, वहां से केंद्र की तरफ। प्रॉक्सिमो डिस्टल का ये अपोजिट कह रहा है, मतलब प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या है, केंद्र से बाहर की तरफ, यहाँ कह रहा है बाहर से केंद्र की तरफ। ये दोनों ही पॉइंट गलत है। तो मेन हमारा जो राइट आंसर है वो सेकंड है, विकास सिर से पैर की तरफ जाता है, हेड टू टो जाता है। ये हमारा शीर्षगामी सिद्धांत था सेफेलोकॉर्डल का। तो अब अगला हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए हम लोग निगेटिव में ही आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसमें वो चीज ना हो। मीन्स हमें विकास के सिद्धांत जो शो नहीं करता है वैसे आंसर को खोजना है। तो पहला कहता है कि विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, व्यक्ति अलग अलग गति, ये इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रही है। तो ये तो विकास का सिद्धांत है। तो यहाँ जो नहीं है उसकी बात कहा जा रहा है, जो नहीं है। तो ये तो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कह रही है कि व्यक्ति का जो विकास होता है वो अलग अलग गति से विकसित होते हैं। दूसरा ये रॉन्ग है। अगला देखते हैं कि विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। तो विकास की जो प्रक्रिया है वो क्या है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक सीक्वेंस में चलती है, एक पैटर्न को फॉलो करती है, एक सिस्टमेटिक ढंग से चलती है। तो ये यहाँ पे विकास की प्रक्रिया को शो कर रहा है, सिद्धांत को दर्शा रहा है। अगला हम लोग देखते हैं, तो ये भी हमारा आंसर गलत है। अगला हम लोग देखते हैं कि विकास समय के साथ धीरे 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 घटित होती है, समय के साथ धीरे धीरे घटित होती है। ये भी हम कह सकते हैं कि समय के साथ ही साथ घटित होती है। तो ये भी आंसर राइट है, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन रॉन्ग है। तो लास्ट हमारा बचा कौन,
विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। जन्म के समय ये नहीं कहा जा सकता है कि बच्चे का ग्रोथ कैसे, जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे सतत विकास होते रहेगा, आगे की तरफ विकास की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, तब जाके कोई अनुमान लगा सकते हैं। नहीं तो स्टार्टिंग में विकास की गति का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है कि उसकी प्रकृति क्या होगी। तो इसलिए ये जो है हमारा रॉन्ग आंसर है, जो कि ये क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। मेन यहाँ सेंटर टू परिधि मतलब बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ का डेवलपमेंट दिखा रहा है। तो ये हमारा कौन सा डेवलपमेंट को शो करता है, कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो ये फिर से हमारा प्रॉक्सिमो डिस्टल को दिखाएगा। यहाँ पे प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात कही जा रही है। प्रॉक्सिमो डिस्टल है जिसमें विकेंद्रीकरण की बात कही जा रही है यहाँ पे, क्योंकि केंद्र से बाहर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे हम आंसर देखते हैं कि पहला आंसर कहता है कि विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। विकेंद्रीकृत का मतलब मुझे जो केंद्र की तरफ विकास का विकास नहीं हो रहा है, केंद्र से बाहर की तरफ जा रहा है, उसको दर्शा रहा है। दूसरा जो आंसर है वो है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत। मध्य मीन्स सेंटर और बाह्य मीन्स बाहर की तरफ। तो ये तो प्रॉक्सिमो डिस्टल को दिखाते हैं। अगला देखते हैं कि प्रॉक्सिमो डिस्टल है ये हमारा केंद्र भाग से। अगला है कि सोपानीय विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। ये चरण बताया जा रहा है, तो ये चरण की बात यहाँ पे नहीं कही जा रही है, ये विकेंद्रीकरणीय विकास के सिद्धांत को। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो आपका राइट आंसर 1 होगा। फर्स्ट जो है वो विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को दर्शा रहा है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में कहा गया है। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो सीडीपी का नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो ये प्रिंसिपल कंप्लीट होता है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो हमारा थर्ड चैप्टर होगा सीडीपी का। वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर होगा, जिसके बारे में इस टॉपिक में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है उसमें हम लोग आनुवंशिक और वातावरण के बारे में बहुत शॉर्ट में पढ़ा है कि इन दोनों कारण से ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं आती है। तो अब डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें मेनली हम लोग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से पढ़ेंगे, क्योंकि 1 से 2 नंबर में इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगले टॉपिक को हम लोग समझेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।